What's up, guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover again. देखिए, हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अब ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में पहले न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चंस देखेंगे, अपने थोड़ा रिवीजन के भी एक दो टॉपिक देखेंगे, और जो मॉर्निंग में क्वेश्चंस दिए थे उनका आंसर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये कंप्लीट इस तरीके से हमारा पैटर्न चलेगा। नेक्स्ट 30 to 40 मिनट देख लेते हैं क्या क्या करना है इसमें भी। देखिए, पेज फर्स्ट पे ये न्यूज़ है जो कि बहुत बार आ चुकी है, और आप लोग कह सकते हैं कि टग ऑफ वार चल रहा है बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर बार उठा के आधार कार्ड को कंपलसरी कर देती है, कोई स्कीम्स डालती है। जैसे कि अभी क्या किया था, इनकम टैक्स भरने के लिए कंपलसरी कर दिया, पैन कार्ड बनाने के लिए कंपलसरी कर दिया। और ये हमने देखा था जो मिड डे मील स्कीम वाली थी उसमें भी कंपलसरी कर दिया था, जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था गवर्नमेंट को। कि मान लीजिए, देखिए, जो बच्चे होते हैं उनको बोला गया कि 6 से 14 ईयर के अंदर मतलब उनको एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। ठीक है, जो कि कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, याद आ रहा है कुछ? चलिए आंसर दीजिएगा, याद आ जाएगा, कल बताया भी था वैसे आप लोगों को कि फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारी। वो सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी ना कल। फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत जोन सा अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत जो चीज़ें आई थी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट के तहत डाली गई थी ये भी बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन आपका कल का रिवीजन हो जाएगा। देखिए, एक माइंड का सेटअप होता है, अगर आप किसी भी चीज़ को 24 घंटे के अंदर अंदर रिवीजन कर लेंगे ना एक बार, तो आपकी रिटेंशन मेमोरी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप उसको रिवीजन नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं, तो 80 से 90% जो चीज़ें हैं, 80 से 90% चीज़ें हमारा माइंड फ्लैश आउट कर जाता है, भूल जाता है उसके बाद में। तो जितना कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उसका रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कुछ तो मैं कराता रहा करूंगा, पर लेकिन सारी चीजें नहीं हो पाती ना, तो कुछ आप खुद से किया कीजिए, तो कुछ मैं करा दिया करूंगा। ओके, तो यहाँ पे ये चीजें बोली गई थी कि इसमें भी किया है, उसमें मैंडेटरी किया है। तो वही चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि क्यों भैया ऐसा क्यों कर रहे हो आप, उनसे बार बार वही पूछता रहता है सुप्रीम कोर्ट, तो उसी के ऊपर चीजें चल रही है। देखिए, ये यहाँ पे आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। आधार कार्ड जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आता है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नंदन नीलकानी जो जो इनके हैं वो चेयरमैन थे, तो इनके आपको नाम याद रखना है। ठीक है, तो ये मतलब काफी बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कितने नंबर का आधार कार्ड होता है। तो टोटल उसमें 12 डिजिट होते हैं। इसमें आंखों के स्कैन वाली चीजें वो सारी आप लोग बनवाए होगा, आप लोगों को सबको पता होगा। ये 12 डिजिट तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया आज की डेट में, सारी चीजें इससे कनेक्ट हो गई हैं, बैंक का अपनी सारी चीजें, तो इसको तो याद रखिए। कहीं भी आपको जैसे जरूरत पड़े, लॉन्च इस टाइम पे किया गया था, तो ये थोड़ा याद रखना है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और एक और इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी थी, वो भी याद आई है, जस्ट मुझे भूल गया था। देखिए, इसमें क्या हुआ था, जब आधार को पास किया गया था, इसको एक्ट बनाया गया, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी। क्या चली थी, सब लोग बोल रहे थे कि इसको नॉर्मल बिल के रूप में लेके आओ, लेकिन गवर्नमेंट जो लेके आई थी इसको मनी बिल के रूप में लेके आई थी। ठीक है, तो मनी बिल के रूप में लेके आई, तो इससे क्या फायदा हुआ गवर्नमेंट को इस चीज को राज्यसभा में एक तरीके से मतलब हर्डल नहीं फेस करना पड़ा। वहां पे उनको तो मतलब मनी बिल को राज्यसभा वाले रोक ही नहीं सकते हैं, मैक्सिमम 14 डेज के लिए रोक सकते हैं। तो इसीलिए ये डायरेक्टली आराम से उसको पास करा के ले आए। ये भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, जबकि अगर देखा जाए इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे जो कि इसको कंप्लीटली मनी बिल वैलिड नहीं करते हैं। पर फिर भी वही है कि गवर्नमेंट ने काम तोड़ मोड़ के चीजों को कर डाला, इसको मनी बिल के रूप में प्रस्तुत कर दिया। मनी बिल कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, कुछ याद आ रहा है? चलिए, वो भी आंसर दीजिएगा, कई बार बता चुका हूं पहले, आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो मनी बिल का आंसर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, आपको मनी बिल के बारे में छोटी छोटी मगर मोटी बातें बता दूं, जिनके ऊपर काफी टाइम क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बैंकिंग में पूछे जाते हैं, एसएससी में भी और यूपीएससी में भी बहुत ही जल्दी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने ज्वाइंट सेटिंग की बात करी थी। ज्वाइंट सेटिंग से रिलेटेड आप लोगों से आर्टिकल पूछा था, तो ज्वाइंट सेटिंग किस में आता है, 108 आर्टिकल में आता है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। देखिए, मनी बिल के ऊपर आप ज्वाइंट सेटिंग नहीं लगा सकते हैं। रीजन ये है कि मनी बिल के लिए राज्यसभा की जरूरत होती नहीं है मैक्सिमम टाइम। मतलब राज्यसभा 14 डेज के लिए ओनली डिले कर सकती है, और जब राज्यसभा का इसमें कोई वर्क ही नहीं रह गया, तो ज्वाइंट सिटिंग का क्या मतलब रह गया यहाँ पे। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग इसमें नहीं लगाते हैं, आप लोगों को ये याद रखना है। दूसरा क्या है, देखिए, लोकसभा में ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। इसका रीजन क्या है, इसका ये रीजन है क्योंकि देखिए, इलेक्टेड मेंबर जितने भी आते हैं वो लोकसभा में आते हैं, जो कि लोगों के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं। तो लोगों के द्वारा जितने भी एमपी इलेक्टेड किए जाते हैं वो लोकसभा में जाते हैं। तो इन्हीं के द्वारा बिल प्रस्तुत किया जाएगा ना, मनी से रिलेटेड मैटर, क्योंकि लोगों की मनी है और लोगों ने इनको चुन के भेजा, तो इन्हीं को हक रहता है ना कि हमारी मनी को ये यूज करेंगे, ना कि जो कि हमारे द्वारा चुन के आदमी भेजे गए हैं वो यूज करेंगे। तो इसीलिए लोकसभा को इसकी पावर दे रखी है। और दूसरी बात क्या रह गई, ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ओनली बाय मिनिस्टर। मिनिस्टर के ही द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ये बिल, और किसी के द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर मतलब पहले से ही प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन रहती है। ठीक है, तो पहले से ही प्रायर रिकमेंडेशन रहती है इसमें। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। 14 डेज के लिए डिले कर दिया जाता है, तो ये कई बार पूछ ली जाती हैं। और देखिए, ये जो बताता है मनी बिल डिसाइड कौन करता है, वो करता है लोकसभा का स्पीकर।
ये लोकसभा के स्पीकर जी डिसाइड करते हैं। चलिए क्वेश्चन आ गया एक और माइंड में, बताइए कि लोकसभा के स्पीकर कौन है अभी। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन बताइएगा। और चलिए एक क्वेश्चन और आ गया माइंड में, ये बताइएगा जब लोकसभा के स्पीकर अपना रेजिग्नेशन देते हैं तो वो किसको देते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। बड़ा मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं है, हल्का फुल्का क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको सौंपते हैं, और जिसको सौंपते हैं वो इनको सौंपता है, उसका कुछ रीजन है। ठीक है, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो वो रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो उसको देखिएगा। और इस बिल के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर ये बिल पास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं है, गवर्नमेंट गिर जाएगी। यार मनी के मैटर से रिलेटेड जो बिल आपके हाथ में ओनली और किसी के हाथ में नहीं है, अगर वही बिल आप पास नहीं करा पा रहे हैं तो इसका मतलब कहानी खत्म। तो गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं है, इसका मतलब तो गवर्नमेंट डिफीट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मनी बिल से रिलेटेड। ये वैसी छोटी सी न्यूज है, हो सकता है कहीं पे पूछ ली जाए। अब देखिए हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट है वो एक सुगंधित एरोमा सुगंधित लेटर मतलब आप लोगों को मिला करेगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें स्टैंप है वो सुगंधित रहा करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, ये पहले भी किया जा चुका है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? ये भूटान ने किया था सबसे पहले, कि जो सुगंधित होना चाहिए, चिट्ठी ना कोई संदेश कैसा वो मेरा देश जहाँ तुम चले गए। तो अब अगर आप किसी को लेटर वगैरह भेज रहे हैं या भेज रही हैं तो आप लोगों को वो सुगंधित मतलब उसमें सुगंध मिला करेगी, इत्र डालने की जरूरत नहीं है उसमें। हालांकि आज की डेट में व्हाट्सअप फेसबुक चैट और ये टेलीग्राम इतने हो गए हैं, इन सब दुनिया की इन सब के वो कबूतर जाजा वाला काम था ना, चिट्ठी आई है काइंड ऑफ चीजें, वो सब खत्म हो चुकी हैं। तो प्रिंट किसके द्वारा किया जाएगा? ये नासिक में प्रिंटिंग प्रेस है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, तो उसके द्वारा इसको प्रिंट किया जाएगा। और देखिए ब्राजील में भी किया जा चुका है कॉफी से रिलेटेड, और चाइना में भी किए जा चुके हैं इस तरीके के स्टैम्प्स, और इंडिया में भी किए जा चुके हैं पहले। ठीक है ना, 2006 में किया जा चुका है। ये 15 रुपए का था, ये सैंडलवुड से रिलेटेड था स्टैम्प, मतलब करे जा चुके हैं पहले भी, तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं पूछेंगे बिल्कुल पहले कि कब पहले किस डेट में किया गया था, आपको इतना पता होना चाहिए कि पहले किया था। ठीक है, 2007 में भी किया जा चुका है, 6 में भी किया जा चुका है, तो थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, जिससे क्वेश्चन आ जाए तो इससे रिलेटेड आप लोग एकदम ये ना रह जाए कि ये क्या हो गया। कम से कम ये याद रखें कि फर्स्ट टाइम में भूटान में किया गया था 1973 में। ओके, तो यही कुछ कुछ इससे रिलेटेड छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी। आइए आगे चलते हैं। और थोड़ा उसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो आप लोगों को पता होगा कि पोस्टल बैंक भी आ गए हैं, पोस्ट के एटीएम, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज में है, तो आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पेज 5 पे न्यूज है, पेज मैंने बताया नहीं क्या इन लोगों का, जो पहले वाले बता दिए। ये जो पेज फर्स्ट की न्यूज थी, ये सुगंधित स्टैंप वाली, और जो ये वाले तो खैर बता दिया, पेज फर्स्ट की थी स्टार्टिंग में। तो अब पेज 5 पे आ गए हम लोग। पेज 5 पे देखिए टेस्ट किया गया है, मतलब ब्रह्मोस जो कि दो से मिलके बनी है। फर्स्ट वाली ब्रह्म मतलब ब्रह्मपुत्रा, और ये मोस वहां की रिवर है, तो दोनों जो रिवर मिला के, ये रशिया की है और ये किसकी है? ये इंडिया की है, तो इनको दोनों को मिला के मिसाइल का नाम रखा गया है। ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर काइंड ऑफ चीज आप इसको बोल सकते हैं। इससे रिलेटेड दो तीन चीजें और इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए पहले तो यहाँ पे क्या बोला गया, जो ब्रह्मोस का जो ड्राइव वर्जन है वो रशिया की P-800 ओनिक्स ये एक है, या फिर ये कहान मिसाइल करके है, तो इससे बनाया गया है ये। देखिए जो मैंने अभी बोला है ब्रह्म हिचकी आ गई, कौन याद कर रहा है? ज्यादा याद मत किया करो, हिचकी आती रहती है मुझको। चलो आगे देखते हैं, जस्ट जो किया। तो ये क्या हो गया, देखिए ये ब्रह्मोस जो है, मतलब ये तो ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम पे इंडिया के नाम पे रखा गया है। तो ये मोस जो है इसको याद रखिएगा, ये मतलब रिवर का नाम जो है ये है MOSKVA। ठीक है, तो ये रिवर का नाम है, जो रशिया की रिवर है, तो उसके नाम पे इसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसको देखिए होता क्या है, देखिए कोई मिसाइल अगर आ जाती है तो उसको टेस्ट किया जाता है। पहले तो उसको ट्रक से टेस्ट करके देखते हैं कि ट्रक पे से मतलब जमीन पे से छोड़ा जा सकता है। फिर उसको मतलब अपना जो शिप रहते हैं, नेवल शिप वगैरह रहते हैं बड़े बड़े, फिर उन पे से टेस्ट फायर करके देखते हैं कि हो जा रहा है क्या। कई बार इनको हवाई जहाजों में से टेस्ट फायर किए करके देखा जाता है। तो इस तरीके से मतलब देखा जाता है कि किस किस तरीके से ये वर्क कर रही है, कि सब जगह वर्क कर सकती है, तो उस तरीके के टेस्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो मेजोरिटी जो भी शिप्स हैं जो नेवी के, कोलकाता या फिर रणवीर या टेक क्लास के जो शिप्स हैं, उनसे भी इसको फायर करके देखा जाए किस तरीके से वर्क कर सकती है नहीं कर सकती है। सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी रेंज कितनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी बताऊंगा मैं। ब्रह्मोस की जो रेंज है वो इतनी है 290 किलोमीटर, और जो इसका वेट है, ठीक है, बीइंग एक्सटेंडेड टू, ये कितना है, मतलब वेट कह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सुनिए एक मिनट, फिर से ध्यान से सुनिए इसको जो बोलने जा रहा हूँ अभी मैं। ये 200
90 किलोमीटर की रखी गई थी। 290 किलोमीटर की रखने का इसके पीछे रीज़न था। रीज़न क्या था? देखिए, हम जो थे अब तक मेंबर नहीं थे, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ये एक रिजीम, देखो नाम में ही लिख रहा है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने का एक रिजीम बनाया गया था, जिससे कि ज़्यादा मिसाइल टेक्नोलॉजी ना बनाई जा सके। तो उसके तहत अगर कोई आदमी इससे ज़्यादा, मतलब जो इन्होंने रेंज रखी थी अपनी खुद की, वो इन्होंने रखी थी कि मतलब 500 किलोग्राम का पेलोड ले जा सके, जिस पे उस 500 किलोग्राम का भार रख के भेजा सके, और 300 किलोमीटर तो इसके अंडर में रेंज होनी चाहिए। इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता है, अगर कोई इसका मेंबर नहीं है तो इसका मेंबर बनने के बाद में इसको बढ़ा सकता है। तो इन्होंने क्या किया, 250 290 है यहाँ पे, तो 300 की जगह तो 290 कर दिया, ठीक है। और इसका वेट भी कुछ कुछ इन्होंने ऐसे ही रखा था, ये 500 से कम करके इसको रख रखा था। तो ये रीजन यही थी इसकी, इसलिए रख रखी थी ये चीजें, जिससे कि आराम से इसको ट्रांसफर किया जा सके इंडिया को। तो रशिया के द्वारा खेली गई थी ये चालाकी, ठीक है। और देखिए, जो ये MTCR ग्रुप है, इसमें हम अभी मेंबर बन गए हैं लास्ट ईयर, ठीक है। NSG के मेंबर नहीं बने हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के नंबर मेंबर नहीं बने हैं। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा था, अब हम चाहे तो चाइना को इसमें घुसने से रोक सकते हैं, हम इसके मेंबर है, चाइना इसका मेंबर नहीं है। तो काइंड ऑफ चीजें हालांकि सुनने को आ रही थी, वो देखो क्या होगा, तो फ्यूचर की बातें हैं। तो हम इसका मेंबर है, चाइना इसका मेंबर नहीं है, बस ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि चाइना इसका मेंबर है या नहीं है, और हम अब नए नए मेंबर बने। और ये 1987 में, अप्रैल 1987 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसके टोटल 35 मेंबर है आज की डेट में, और G7 कंट्री के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए, आप लोगों से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हालांकि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, आप लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से। G20 नाम का ग्रुप है, ठीक है। G20 नाम का ग्रुप है, आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिखना है, इस G20 में कौन से कॉन्टिनेंट, ध्यान से सुनिएगा, कौन से कॉन्टिनेंट से कितनी कंट्री है, किस किस कॉन्टिनेंट से कौन कौन सी कंट्री है। क्या ऐसा भी है कि इसमें कोई कॉन्टिनेंट ना हो? ध्यान से सुनिएगा, कौन से कॉन्टिनेंट से कितनी कंट्री है, टोटल 20 कंट्री है। तो इंडिया भी इसका मेंबर है, वो तो पता ही है। तो आपको ये बताना है कौन से कॉन्टिनेंट से कितनी कंट्री है, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आज तक पूछा नहीं गया, हो सकता है पूछ ली इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि काफी न्यूज में रहता है G20, ठीक है। और G7 में देखिए, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, और USA है, प्लस यूरोपियन यूनियन को मत भूलिएगा। यूरोपियन यूनियन के बारे में जब मैं आपको पढ़ा रहा था, यूरोपियन यूनियन को भी एज ए कंट्री ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इसकी खुद की डिफेंस पॉलिसी है, खुद की सिक्योरिटी पॉलिसी है, खुद का इसका बैंक है, खुद की इसकी करेंसी है, खुद के इसके इंटरनेशनल रिलेशन बनाए जाते हैं। तो यूरोपियन यूनियन भी एक अपने आप में एज ए कंट्री ट्रीट किया जाता है कि हालांकि ग्रुप है ये, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पे है, और अब तक यहाँ पे रशिया भी था, रशिया को हटा दिया गया था क्रीमिया की वजह से। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्रीमिया उसने हड़प लिया था, कहाँ से? यूक्रेन से, ठीक है। तो यू टर्न मान दिया यूक्रेन के आगे, तो इसको हो गया, तो इसलिए उसको हटा दिया गया था। अब तक इसको G8 बोला जाता था। तो कुछ थी छोटी छोटी मगर मोटी बातें, आइए अब आगे चलते हैं। ये वाली देखिए, न्यूज वैसी नहीं है कि कुछ बताने लायक है इसमें, बस मैं आप लोगों को ये, अब मतलब खुद के लिए आप लोग कह सकते हैं, चलो खुद के लिए आप लोग कह सकते हैं, मतलब ये क्या लिखा है मैंने, देखिए कल जो है न्यू वो सुनना था, एक वीडियो सुनना था मोदी जी ने, जो कि अभी सिविल सर्विसेज डे बनाया गया है 11, तो उस पर क्या चीज थी, उन्होंने अपना स्पीच दिया है। तो बड़ा ही शानदार स्पीच था यार, मतलब सिविल सर्विसेज सर्वेंट क्यों बनना चाहिए, ठीक है ना, उसके बारे में बताया। फिर उसने किस तरीके से वर्क करना चाहिए। एक जो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, वो ये बोली, जैसे कि आज की डेट में फेसबुक का यूज करते हैं सब लोग, ठीक है। जितने भी सिविल सर्वेंट है, सब अपना फेसबुक का पेज बना लेते हैं, फिर वहां पे फोटोज डालते रहते हैं बहुत सारी, मतलब कभी कहीं पे खड़े हुए हैं, कभी कहीं पे खड़े हुए हैं। तो मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि यार आप फोटो डालो, उसको मना नहीं कर रहा हूँ, वो आप डालो, पर लेकिन आप अपने फेसबुक का जो इतना आपके फॉलोवर जो फैंस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, आप क्या कर सकते हैं उसमें, मान लीजिए कोई स्कीम लॉन्च हुई है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वहां पे, ठीक है। उन्होंने पोलियो ड्रॉप का एक एग्जांपल लिया कि आप जो है पोलियो ड्रॉप, मान लीजिए आज कितनी हो गई, 22 अप्रैल हो गई, मान लीजिए पोलियो ड्रॉप की जो जो पोलियो ड्रॉप्स की डेट रखी गई है बच्चों को पिलाने की, वो 27 अप्रैल रखी गई है। तो आप उसको एक वीक पहले तक अपने फेसबुक पे पेज पे पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो कि 27 को पिलाई जाएगी, 27 को पिलाई जाएगी। तो उससे क्या होगा, अवेयर हो जाएंगे जो भी आप लोग से कनेक्टेड है आदमी, और खासकर जो आपको फॉलो कर रहे हैं तो आपकी सुनेंगे भी। तो आप अपने फेसबुक पेज का यूज एक प्रोडक्टिव वे में यूज करो, ना कि ऐसा है कि पोलियो ड्रॉप्स पिलाने गए, वहां पे बच्चे को पकड़ा, 2 बूंद मुंह में बच्चे को पिलाई, और उसके बाद में फोटो खींचा और उसको फेसबुक पे डाल दिया कि मैं देखो कितना फिलेंथ्रोपिक का वर्क कर रहा हूँ। तो वो ना करके आप उसको अच्छे तरीके से यूज कीजिए फेसबुक को। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी इनकी। मैं इसका वीडियो का लिंक पीआईबी की उस जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी वीडियो है ये, हालांकि मैं नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग देखिएगा इसको। मतलब काफी अच्छा लगा मुझे देख के, आप लोग चाहे तो इसको देख सकते हैं।
और ये भी बताया कि किस तरीके से यार प्रोग्रेसिव वे में वर्क करना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोगों को लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो कभी भी अगर किसी से कंपटीशन कर रहे हैं ना, ये ना सोचे कि सामने वाले से इससे कंपटीशन कर रहे हैं वो नीचे आ जाए। हमेशा ये सोचे कि अपने आप को कैसे बढ़ाना है, और उसको तो हमेशा बोले कि अगर आपके पास में कोई सेशन है कि तू और कैसे बढ़ सकता है, ठीक है। और अपने आप पे फोकस ज्यादा कीजिए एज कम्पेयर टू किसी और को हराने के, क्योंकि अपने ऊपर ज्यादा वर्क करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये भी कुछ मतलब स्पीच में उन्होंने चीजें बोली थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो स्पीच देखिएगा, नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, ओके। पेज 9 पे न्यूज है कोहिनूर हीरे से रिलेटेड, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बार सुना भी होगा। ये कोहिनूर का हीरा है हमारा। तो यहाँ पे क्या था अभी, एक मतलब बिल दायर की मतलब एक बार क्या बहुत बार की जा चुकी है पहले भी। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, भाई यो यार ये मेरे हाथ की बात नहीं है, ठीक है। देखिए मेरी जो जुरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट की, वो कहाँ तक है, इंडियन टेरिटरी तक है। अब इंडियन टेरिटरी से बाहर का अगर कोई मैटर है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो कौन करेगा, वो करेगी तो गवर्नमेंट करेगी या पॉलिटिकल ऑथोरिटी करेगी, जो दोनों कंट्री के, तो दोनों कंट्री की पॉलिटिकल ऑथोरिटी ही मिलके इसको काम को पूरा कर सकती है। मेरे पास मत आया करो, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, बदतमीज इंसान हो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। गवर्नमेंट को देखो, जिसको आप चुन के बैठाते हो उनको बोलो कि हमने आपको चुन के बैठाया, हमारा हीरा वापसी लाओ। मतलब इस वर्डों में नहीं बोला है, बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जो जिस्ट है वो ये है, ठीक है ठीक है ना। तो ये बात बोली गई है यहाँ पे, ओके। हालांकि अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो इंडिया और यूके दोनों सिग्नेटरी है यूएन की जो कन्वेंशन है, उसका जो प्रोहिबिशन ऑफ द प्रिवेंशन इलिसिट इंपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट, किसी भी जो कल्चर प्रॉपर्टी है उनसे रिलेटेड। तो इसके तहत चीजें हो जानी चाहिए, पर लेकिन कुछ स्पेशल एग्रीमेंट करना पड़ेगा जिसके तहत इसको वापसी लाया जा सके। देखिए दिल से तो मेरी भी इच्छा है वापसी आ जाए, ठीक है ना। मतलब यार हमारा हीरा है तो मतलब हमारे कम से कम हमारे यहाँ पे रखा रहना चाहिए यार। अपनी प्रॉपर्टी है, एक तो चोरी करके ले गए, सोने की चिड़िया थी कभी, पता नहीं क्या बना दिया, नोटंकी कर गए। चलिए जो भी है, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम, है ना। हम हैं तो क्या, हम हैं, डायलॉग नहीं है वो, तो सब मिलके काम करो अच्छे से, बॉर्डर मूवी का डायलॉग है। ये वाला आर्टिकल थोड़ा ठीक ठाक है। देखिए मधेसी कम्युनिटी आप लोग जानते हैं नेपाल में है, नेपाल में मधेसी कम्युनिटी पाई जाती है। ये मतलब जो इसका ओरिजिन माना जाता है इंडिया से है। तो ये पोल में पार्टिसिपेट नहीं करी थी, अब ये बोल रहे हैं कि हम पोल में पार्टिसिपेट करेंगे, क्यों। इनको इनको बोला गया कि आप में इतना दम नहीं है, मतलब उन्हें मतलब एक तरीके से बोल दिया गया कि आप में इतना दम नहीं है कि आप तैयार नहीं हो कि आप इलेक्शन लड़ सको। तो जो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर थे, तो इन्होंने क्या किया, हम दिखाते हैं आपको इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं। जितनी भी मधेसी पार्टी थी सबको यूनिफाइड करके एक पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, और अब ये इलेक्शन लड़ेंगे। हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि चाइना फंडिंग दे रहा था, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम चल रही थी। ऊपर से जो इनका नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है और उसमें जो बाउंड्री डिसाइड की गई है नेपाल वाले एरिया की, तो वो सारी चीजें हम आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं। ये चाहते थे कि हम जो टेरिटरी है उसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिस तरीके से किया है। तो उससे भी ये मतलब खुश नहीं थे, उससे भी ना खुश थे, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। मधेसी कम्युनिटी नेपाल याद रखिएगा। और इनकी प्रेसिडेंट अभी इंडिया में घूम रही है, उड़ीसा में। और ये यहाँ पे इनके प्राइम मिनिस्टर जी से ये जाके मिले। प्राइम मिनिस्टर जी हैं पुष्पा, पुष्पा आई हेट टीयर तो ये इनके पुष्पा कमाल दहल जी जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए पूछेंगे तो नहीं, खैर न्यूज में रहते हैं तो पता रहना चाहिए कुछ कुछ आदमियों का। पेज 12 पे न्यूज है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। उन्होंने क्या किया, देखिए एयरलाइंस जो है वो क्या कर रही है आज की डेट में, जितने उनके पास, ये नॉर्मली ऐसे होता है जैसे बसों में नहीं होता है, पहले ही आदमी खड़े रहते हैं, बहुत सारे बस भर भर के चल रही है, तो इन्होंने क्या किया, टिकट दे दिए ज्यादा, ओवर बुकिंग कर डाली। इतनी फ्लाइट थी नहीं वहां पे, तो पहले को ये बोल के कि जो जिनको लेके जा रहे हैं उनको तो बोला कि अभी रुक जाओ भैया, अभी छोड़ के आ रहे हैं इनको, आप तब तक वेट करो। देखो ये मतलब हंसी आई मुझे पढ़ के न्यूज का, मैंने कहा ये देखो क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें बताने का मेरा पर्पज नहीं था, जो बताने का मेरा पर्पज था वो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये न्यूज क्यों डाली मैंने, ये न्यूज इसलिए डाली, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता था। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नोडल मिनिस्ट्री है इसके अंदर। ये तो बात सभी जानते हैं, पर लेकिन ये बात बहुत कम आदमी जानते हैं। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है वो भी इसी मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। रेलवे कमीशन का जो सेफ्टी का है, ठीक है ना, और एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत ये चीजें आती हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और जो अभी नई पॉलिसी आई थी उसमें एक 5/20 का रूल था, जो मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो जो 5 का रूल था कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसको हटा दिया, बस 20 एयरक्राफ्ट होनी चाहिए अब आप लोगों के पास में। अब 1 घंटे की लगभग जो जर्नी होगी उसमें 2,500 रुपये आप लोगों को देने पड़ेंगे। तो जो काइंड ऑफ चीजें थी वो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी। और राजू गजपति जी, गज माने होता है हाथी, तो हाथी जो है हवाई जहाज में उड़ेंगे, इस तरीके से आप लोग याद याद रख सकते हैं इसको, ठीक है ना। और देखिए ओपन स्काई की बात कर रहे हैं, देखिए होता क्या है, नॉर्मल जो कंट्री होती है एक दूसरे की, तो अपने अपने एरिया को मतलब
प्रोटेक्ट करने वाली बात रहती है कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, तो काइंड ऑफ चीज है। तो ओपन स्काई की बात कर रहे हैं, कोई कहीं पर भी जा सके कंट्री, ठीक है ना। बियॉन्ड द 500 किलोमीटर की बात कर रहे हैं न्यू दिल्ली से। 500 किलोमीटर की रेंज तो याद आती है आपको, अग्नि 5 याद आ जाती होगी। अग्नि 5 कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, ठीक है ना, वो एक ऐसी मिसाइल है हमारे पास में जो कि 500 से ज्यादा है, इसीलिए इसको कॉन्टिनेंटल मिसाइल बोला जाता है। ओके, तो याद रखिएगा उसके बारे में, छोटी सी बातें थी। आइए आगे चलते हैं अब। इस तरीके की टर्म्स कई बार पूछ ली जाती हैं एसएससी में भी, बैंकिंग में भी, और इवन यूपीएससी में भी। रेड आर्मी क्या है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आप लोगों से, ये रेड आर्मी क्या है, तो रेड ड्रेस पहनने वाली आर्मी, काइंड ऑफ पता नहीं क्या क्या फिर माइंड में आने लगते हैं, ऐसे ऑप्शन रहते हैं कि आप लोग कुछ भी डाल देंगे वहाँ पे। तो रेड आर्मी ये एक तरीके का आप बैंड बोल सकते हैं इसको, ड्रम बजाने वाले हैं जो सपोर्ट करते हैं आइजोल फुटबॉल क्लब को, ठीक है। तो ये बैंड बजाने वाले हैं, उस आर्मी से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इस तरीके की टर्म्स कई बार पूछ ली जाती हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं फिर वहाँ पे। अब ये थोड़ी सी चीज इससे रिलेटेड देखिए, मुखौटा क्या है, ये रिवीजन का पार्ट हो गया कुछ। मुखौटा एक डिवाइस है, मुखौटा याद रखना है। ये डिवाइस है एक फिशरमैन से रिलेटेड, फिशरमैन को अलर्ट करने के लिए, जिससे वो एक्सीडेंटली क्या करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके पहुंच जाते हैं और फिर वहां पे पकड़ के ले जाते हैं, कभी पाकिस्तान वाले तो कभी श्रीलंका वाले। तो दोनों से बचाने के लिए, हमारे फिशरमैन भाइयों को सुरक्षित रखने के लिए ये डिवाइस बनाई गई है। खासकर गुजरात वाले एरिया में इसका यूटिलाइजेशन ज्यादा किया जाएगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की साइड में चले जाए तो तब खतरनाक बात है। क्योंकि श्रीलंका के साथ में तो फिर भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं, वहां से तो हम बात कर कुरा के काम छुटा लाते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं तो फिर उनकी बहुत ही ज्यादा मतलब बेकदरी टाइप की हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि उनके जो जो हमारे रिलेशन है वहाँ पे वो अच्छे रहते ही नहीं है काफी टाइम से। तो इसलिए थोड़ा इसको देखिएगा। मुखोटा नाम है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जीपीएस से कनेक्टेड है, ये आपको बताएगी कौन से एरिया में आप पहुंच गए हैं। अब आगे से हम आगे मत जाइए, वरना जान का खतरा हो सकता है। ये हीलियम माइक्रोस्कोप की बातें कर रहे हैं, बहुत ही छोटी मतलब बहुत ही सूक्ष्म तरीके से मतलब देखा जा सकता है, बहुत ही छोटी छोटी चीजों में इसको। तो क्या कर रहे हैं कि देखिए स्टडी की जा सकती है साइंटिफिक वे में, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, या फिर सैंपल्स किसी भी तरीके के कंप्यूटर की चिप के, जो कि बहुत छोटी होती है, फार्मास्यूटिकल ड्रग से रिलेटेड, तो कहीं पे भी इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। स्मॉल बहुत ही छोटी से छोटी चीजों को देखा जा सकता है और हायर रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है। तो जो टॉक्सी स्पिल्स होते हैं उनको साफ करने में, और जो फ्लोरा और फ्यूना किसको बोलते हैं, फ्लोरा मतलब फूल, फूल से मतलब पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों को बोलते हैं, और फूना एनिमल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना। तो फ्लोरा और फ्यूना याद रखिए, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन, एक मिनट पेन ले लो। देखिए विच, ये बोल रहे हैं कि कौन सा यूएन का ऑर्गन है जिसके तहत मेंटेन किया जाता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। और मतलब कितने उसमें मेंबर होते हैं, जो कि मतलब वो तो मैं बताऊंगा खैर यहाँ पे। तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, लगे रहिए ऐसे ही, ठीक है। ऐसी ऐसी पार हो जाती है चीजें, ठीक है ना, तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं होती है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो इसका, वो है डी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना। आपको इन सारे, ये सारे अलग अलग ऑप्शन है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये बात कर रहे हैं यहाँ पे मेंटेन, क्या बात कर रहे हैं, देखिए मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, ठीक है ना। आपने P5 का नाम सुना होगा, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं इसमें। 5 परमानेंट मेंबर में कौन सा होता है, रशिया होता है, यूके होता है, और ये यूएसए होता है, चाइना होता है, एक और रह गया, बताइए कौन सा है। चलिए एक रह गया, या एक आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा उसका, ठीक है। तो ये होते हैं। तो देखिए इससे पहले जो था यहाँ पे ये यहाँ पे यूएन आ गया। यूएन से पहले एक लीग ऑफ नेशन करके था, ठीक है ना। तो लीग ऑफ नेशन कब बनाया गया था, ये 1920 में बनाया गया था। तो ये उस टाइम पे इसलिए बनाया गया था ताकि फिर से वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन न बन सके, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है यहीं पे खत्म हुआ था अभी लगभग। तो ये इसलिए बनाया गया था पीस और सिक्योरिटी रखने के लिए। तो उस टाइम पे काम चला नहीं फिर से, फिर सेकंड वर्ल्ड वार हो गया, तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में फिर इसको बनाया गया। तो जिससे कि जो वर्ल्ड की कम्युनिटी है उनके बीच में एक पीस एंड हार्मोनी बना के रखी जा सके। और यहाँ पे जो 15 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर का वोटिंग राइट होता है, सबके पास में एक एक वोटिंग राइट होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से है, ये सारे, ये मतलब जो 15 के 15 मेंबर है, ये आपको पता है कि किस बेस पे इसको सेलेक्ट करते रहते हैं, घूम घूम के आती रहती है सबकी पार्टी, अब की बार 13 नंबर है, अब की बार 13 नंबर। तो इस तरीके से एक प्रॉपर वे में ये शेड्यूल में चलते रहते हैं। बताइए अभी इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है, ये आप लोग सर्च करिएगा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया है, ओके। और एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा, ये ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये काफी न्यूज में था अभी। एक तो चाइना से रिलेटेड जो जो चाइना जो साउथ चाइना सी वाला इशू चल रहा था, उस पर फिलीपींस जो जीत गया था चाइना से, वो वाला केस चल रहा था। इंडिया से रिलेटेड भी न्यूज में आ चुका था, जब हमने अपनी टेरिटरी ट्रांसफर करी थी बांग्लादेश को। तो ये कुछ इश्यूज थे जिनके बारे में आप लोग मतलब इसकी वजह से ये कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल का था, ये क्या था, न्यूज में था। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, थोड़ा बताइएगा कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर। बड़ी सिंपल सी टर्म है, ग्रीन टैक्स क्या है,
वो बात पूछी गई है, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, ये टैक्स है जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट, सही बात है, जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है काफी। आप लोगों ने ग्रीन सेस का भी नाम सुना होगा, जो कि कोयले पर लगाया जाता है। ठीक है, तो वो बात हो गई। तो टैक्स ऑन द गुड्स जो हुज प्रोड्यूस द पोल्यूटेंट, जो पोल्यूटेंट प्रोड्यूस करते हैं या फिर पोल्यूटेंट होते हैं, उन दोनों पे लगाया जाता है। तो आंसर क्या हो गया, पता चल ही गया होगा अब तो आंसर हो गया इसका बी, ग्रीन टैक्स। मतलब देखिए ग्रीन टैक्स नाम से ही समझ में आता है कि चीजों को ग्रीन रखने के लिए, जिससे कि चीजें बेकार ना हो जाए, तो इस तरीके के टैक्स लगाया जाता है मैक्सिमम इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए। ठीक है, और खासकर अगर इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं, तो फिर इसको जो टैकल किया जाता है, जो इसको मतलब फॉलो करके चलता है कि ये काम जो यहाँ पे बोले गए हैं वो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो कौन करता है, फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पिक्चर में आ जाता है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की आत्मा जो थी आप लोग बोल सकते हैं, वो आर्टिकल 21 में थी। क्यों? क्योंकि इसके तहत ही आता है कि आदमी को एक मतलब राइट है आदमियों का कि एक अच्छा इन्वायरमेंट उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आता है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? ग्रीन हाउस गैस बहुत ही खतरनाक होती है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो इसमें से बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आप लोग नॉर्मल सी हल्की सी भी कंपोजिशन जानते हैं एटमोस्फियर की हमारा, तो आप लोग एकदम आंसर दे दोगे इसका। तो इसका आंसर क्या होगा? सोचने वाली बात है, नाइट्रोजन है यार आंसर। अगर नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस हो गई तो बर्बाद कितने हो जाएंगे ये पता है आप लोगों को? 70% से ऊपर इसकी कंपोजिशन होती है एटमोस्फियर में, मैक्सिमम नाइट्रोजन होती है। तो अगर ये ग्रीन हाउस गैस होगी तो फिर तो बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी। नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है, उसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, और इसके अलावा ओजोन है, मेथेन है, वाटर वेपर तो काफी अच्छे से है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा कौन है? इसके अलावा कौन है आप लोगों को? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सबकी फेवरेट गैस है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना, तो कौन सी होगी? वाटर वेपर हो गई, देखिए बता देता हूँ, वाटर वेपर हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मेथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ओजोन हो गई, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई। तो ये ग्रीन हाउस गैस है, थोड़ा इनका नाम याद रखिएगा। ये वाली ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन वगैरह नहीं है। और अगर ऑप्शन में कई बार आ जाता है, ऑक्सीजन भी नहीं है और आर्गन भी नहीं है। ये फायदेमंद गैस, ये फायदेमंद चीज है, ये कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, तो ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। ओके, तो थोड़ी सी चीजें इन लोगों को, इन चीजों को याद रखिएगा। ये वाला वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ये वेस्टर्नली साइक्लोन तो नहीं, पर वेस्टर्न डिस्टरबेंस कई बार सुना होगा। जब भी हमारे यहाँ पे कोई गलत मौसम होता है, मतलब सर्दियों में काइंड ऑफ चीजें, तो हम लोग हमेशा ये वर्ड यूज करते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में प्रॉब्लम हो गई है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो क्या होता क्या है? वेस्टर्ली और ईस्टर्ली आप लोगों ने हवा का नाम सुना होगा, जो हवाएं चलती हैं, जो आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा पूरा बकायदा बेल्ट के थ्रू। तो ये होता क्या है नॉर्मली, किस एरिया में इंपैक्ट डालता है, तो आप लोग अभी समझ जाएंगे। देखिए एक मिनट हल्का सा मैप में देखिए, जो नॉर्मली होता है सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, ये मेडिटेरेनियन सी में होता है। तो मेडिटेरेनियन सी से अगर देखा जाए, अगर ये आगे बढ़ के चलता है तो कहाँ पे इफेक्ट डालेगा? तो देखिए कौन सा वाला एरिया हो गया ये हमारा। ठीक है ना, ये क्या हो गया? नॉर्थ, और ये क्या हो गया? वेस्ट। तो हमारे मैक्सिमम नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया पे इम्पैक्ट डालता है ये। ठीक है, ठीक है, तो देखिए नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न वाले एरिया पे इम्पैक्ट डालता है। तो इस तरीके से थोड़ा आप लोगों को अगर हल्की सी इन्फॉर्मेशन है किसी चीज के बारे में, तो फिर आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाता है। तो इसलिए थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चीजों के बारे में होनी चाहिए, फिर तो उन्हें कहते हैं तुक्का भिड़ जाता है, तो काइंड ऑफ तुक्का भिड़ जाता है फिर। उदय स्कीम, देखे यहाँ पे उदय स्कीम आ गई, इतनी बार डिस्कस कर चुका है एडिटोरियल में, जिसकी कुछ हद नहीं है, पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ आप लोगों को। ये ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, मतलब आप लोग के वहीं पे कवर होते रहते हैं, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान दे के सुने। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, क्या उदय स्कीम लॉन्च की गई थी रिसेंटली। ठीक है ना, किस चीज से रिलेटेड है? तो आप लोग बताइए किस चीज से रिलेटेड हो सकती है ये? तो नॉर्मल सी बात है, अगर ढंग से इसको पढ़ा होगा, आप लोगों ने इतनी बार सुना होगा, देखिए क्या क्या चीजें दे रखी हैं ऊपर, पता नहीं कैसे कैसे ऑप्शन बना देते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा तो और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा जाएंगे अपने उस पर। फिर देखिए फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही थी कि मतलब जो स्टेट है तो उनको किस तरीके से अपना जो इसका मतलब किस तरीके से उसको हैंडल करके चलना है, किस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, मीटरिंग करनी है। और जो हमने बात की थी कि बहुत सी बार ऐसा करते हैं कि जो लाइट है रूरल एरिया से कट करके अर्बन एरिया या फिर आप लोग कह सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में भेज देते हैं, तो उसको कैसे सेटल डाउन किया जा सके, हर एक लेवल पे मॉनिटरिंग कैसे हो, मीटरिंग कैसे की जाए, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, आप लोग उदय की फुल फॉर्म लिखिए। चलिए ठीक है, अगर फुल फॉर्म भी लिखेंगे तो आपको ये भी चीजें याद रह जाएंगी उससे कम से कम। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैसे कि किसी बर्तन में पानी रखा हुआ है। ठीक है, तो बर्तन में पानी रखा हुआ है, तो ये बोल रहा है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम। तो जो बॉटम है उस पर जो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा सोच के कहाँ पे करता है।
इस क्वेश्चन के साथ में बाद में एक क्वेश्चन और बताऊंगा जिसका भी आंसर कई बार पूछ लिया जाता है, वो उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सबसे पहला तो इसमें ऑप्शन दे रखा है द हाइट एट विच कंटेनर इज प्लेस्ड अबव द मीन सी लेवल। तो ये क्या होता है कि देखिए जितना मीन सी लेवल से जो डिस्टेंस नापी जाती है, जितना आप ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, तो प्रेशर क्या होता है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, तो एक तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगा, तो फर्स्ट वाला समझ में आ गया कि जितना ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये उस पर इंपैक्ट डालेगा। ठीक है ना, कि कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। दूसरा है हाइट ऑफ द कॉलम, जितनी उसकी हाइट बढ़ा देंगे आप लोग तो जितना उसमें ज्यादा पानी आएगा तो बॉटम पे उतना ही ज्यादा प्रेशर डालेगा। तो दूसरी चीज भी समझ में आती है। पर तीसरी चीज में बोला गया कि विड्थ ऑफ द वाटर कॉलम, मान लीजिए ये अभी इतना चौड़ा है, ठीक है, अब फिर इसको इतना ज्यादा चौड़ा कर दिया जाए, तो देखिए ये इतनी जो चौड़ाई है उसकी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है चीजें। क्यों डिपेंड नहीं करती है? क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो ये इसकी चारों तरफ जो दीवार है इसकी, मान लीजिए ये गोल हो गया और ऊपर से आप इसको देखें, गिलास का ऊपर से हिस्सा देखें तो चारों डायरेक्शन में बराबर ये डालता है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि ये चारों डायरेक्शन में मतलब यहाँ पे जो प्रेशर डालेगा तो सारी दीवार पे कौन दीवार पे ज्यादा डालेगा कम डालेगा, तो ये बोले ईस्ट में ज्यादा डालेगा वेस्ट में, तो काइंड ऑफ चीजें मतलब बोला जा सकता है। तो ये सारी दीवारों पे यहाँ पे इक्वल प्रेशर डालता है, ठीक है ना। पर जो बॉटम का प्रेशर है वो बढ़ता है या घटता है अगर यहाँ पे इसको ऊपर ले जाया जा रहा है सी लेवल से और नीचे लाया जा रहा है, और अगर पानी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है तो तभी बॉटम पे लेवल प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा, तो वो चीजें डिपेंड करेंगी। पर लेकिन चारों डायरेक्शन में अगर गिलास के तो वहां पे इक्वल रहता है, उससे कोई मतलब नहीं होता आप इतना चौड़ा रखें इतना चौड़ा रखें, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो हर टाइम इक्वल प्रेशर डालेगा चारों साइड में। तो ये वाला नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? ये वाला। तो याद रखेगा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हल्का सा, ये वाला खासकर। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। देखिए इसका सीधा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद में फिर आप लोग आराम से डिसाइड कर लेंगे कौन सा आंसर होगा। देखिए क्या होता है, जिस तरीके से आप एग्रीकल्चर ले लेते हैं, ठीक है, तो एग्रीकल्चर ले लीजिए आप, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री ले लीजिए जहाँ पे आदमी तो 5 काम कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे लगे हुए हैं 10। तो इसका मतलब जो 5 आराम से काम कर सकते हैं वहाँ पे 10 लगे हुए हैं, तो इसका मतलब 5 आदमी जो है वो डिसगाइज्ड हैं, मतलब उनको पता ही नहीं है कि आप यहाँ आकर आप यहाँ से छोड़ के जाएंगे। मतलब फैमिली बिजनेस में लगा लीजिए जहाँ पे 4 आदमी काम कर सकते हैं वहाँ पे 8-8 लगे होते हैं। तो ये काइंड जो होती है उसको डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कौन सा हो गया, एडिशनल लेबर डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द आउटपुट, मतलब जो 4 कर सकते हैं वो 8 कर रहे हैं, तो इसका ये आंसर हो गया। तो आप लोगों को थोड़ा डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, कुछ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है छोटी छोटी सी, और वैसे भी नॉर्मल अगर वर्ड से ही पता चले तो वर्ड से ही पता चल जाएगा कि डिसगाइज्ड है मतलब पता नहीं है कितना करना है कितने रखना है और फालतू के रखे हुए हैं फिर भी। हालांकि ये चीजें एक दो बार पढ़ लेंगे तो फिर माइंड में सेट हो जाती है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म बाय द हाई कोर्ट ऑफ द इंडिया। तो हाई कोर्ट ऑफ द इंडिया की बात कर रहे हैं। फर्स्ट तो है मतलब डिटरमाइन करना कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, मतलब वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल या लेजिस्लेशन एक्शन बाय द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री। आप लोगों ने देखा होगा ये काम करता है हाई कोर्ट ने या नहीं करता है? चलिए सोचिए तब तक। गिविंग द जजमेंट एंड द डायरेक्टिव प्रोटेक्ट एंड द पब्लिक इंटरेस्ट एंड द ह्यूमन राइट थ्रू आउट द इंडिया। तो ये क्या काम करता है हाई कोर्ट या नहीं करता है? सोचिए इसके ऊपर जरा सा एक बार। तो अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को ढंग से देखें तो ये किस चीज के अंदर आता है, ये काम कब करता है? ये काम करता है जुडिशियल रिव्यू के तहत। तो जुडिशियल रिव्यू की आप लोग डेफिनेशन बोल सकते हैं इसको। क्योंकि देखिए क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, अगर मान लीजिए कोई एक्ट बना दिया जुडिशरी ने, सेंट्रल उसमें लेजिस्लेटिव ने सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे कोई ने भी, तो उसको जब चेकआउट करेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जब भी उसको चेकआउट करेगा तो उसको डिटरमाइन करेगा ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी तो दोनों के पास में पावर है, सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी। ठीक है, और दूसरी में क्या हो गया, देखिए दूसरी में प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट को, किस तरीके से फंडामेंटल राइट की बात आ जाती है, जब फंडामेंटल राइट को डायरेक्ट प्रोटेक्शन दी जाती है, किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्शन दी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होता है, दोनों ऑप्शन में इंप्लीमेंट होता है। डायरेक्ट चीजें नहीं लिखी है यहाँ पे, ये भी लिख सकता था कि फंडामेंटल राइट को अपहेल्ड करता है नहीं करता है, यहाँ पे लिख सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड करता है नहीं करता है। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से घुमा के पूछा गया हल्का सा, ठीक है ना। तो ये फंडामेंटल राइट वाला इशू हो गया और ये हो गया जुडिशियल रिव्यू वाला इशू। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता था जुडिशियल रिव्यू और काइंड ऑफ चीजें। तो हल्की सी बात रहती है, ऐसी कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से चीजों को पढ़ेंगे तो कर ले जाएंगे क्वेश्चनों को। ओके, तो इसका हो गया 1 और 2 दोनों आंसर। नेक्स्ट वाला है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये तो आप लोग इतनी बार सुन चुके हो, आप लोगों को पता ही होगा कौन लगाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इसके बारे में तो सोचने वाली बात ही नहीं है। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया क्यों लगाता है इसको? एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराने के लिए सब पार्टियों को और सबके लिए। क्यों? क्योंकि जिससे कि जो गवर्नमेंट मशीनरी को यूज ना कर सके जो अब तक गवर्नमेंट में थी पार्टी। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या मतलब है? मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था। अगर कोई आदमी इस तरीके से रेस में दौड़ता है, ये ग्राउंड है, तो यहाँ पे कई सारे ऐसे गोल गोल कई सारे ऐसे चक्कर बने रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से बने रहते हैं। तो एक आदमी को जो सबसे बड़े वाले चक्कर पे दौड़ता है उसको यहाँ से दौड़ाया जाता है, ठीक है, जो थोड़ा इससे दौड़ता है उसको यहाँ से दौड़ाया जाता है और जो ये दौड़ता है उसको यहाँ से दौड़ाया जाता है। तो इससे ये होता है कि सबको एक बराबर दौड़ना पड़े,
ठीक है ना, क्योंकि ये वाला गोला छोटा है, ये वाला बड़ा है, ये बड़ा है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड इसको बोलते हैं। तो सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा सके, जिससे कि जो गवर्नमेंट चीजें हैं वहां पे उसका गलत तरीके से यूटिलाइज ना किया जा सके। तो उसके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है, इसीलिए जिससे कि जो पार्टी है अब नॉर्मल तरीके से रहें, और जो गवर्नमेंट पार्टी है वो भी एक तरीके से एज ए नॉर्मल पार्टी की तरह ट्रीट की जाए। ठीक है, तो एक अच्छा प्रोविजन है डेमोक्रेसी को मेंटेन कर बनाए रखने के लिए। ये वाला देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार हंसी हंसी वाले। ऑल बिल पास बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट बी अप्रूव्ड बाय, तो किसके द्वारा अप्रूव्ड किया जाता है? सोचने वाली बात है। पास्ट होने के बाद की बात कर रहा है, पास्ट कर दिया जब राज्यसभा ने और लोकसभा में, तो इसका तो काम ही खत्म हो गया यहाँ पे। इनका क्या काम रह गया जब पास ही कर दिए, तो ये तो भाई साहब होते ही नहीं है। तो ये बच गए हमारे ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ये मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछे थे, उनके आंसर है। सबसे पहले पुडुचेरी के बारे में देख लेते हैं, पोंडिचेरी भी बोला जाता था इसको। तो 3 इसके डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। तो तीनों डिस्ट्रिक्ट एक बार देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे, ये येनम हो गया, ये थोड़ा गलत लिख रखा है, येनम हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में होता है यहाँ पे। पुडुचेरी और कराईकल पड़ता है तमिलनाडु में, और मेह पड़ता है केरला में। ये कई बार आ जाते हैं, ये मैच करने के लिए भी कई बार आ चुके हैं, ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश, सॉरी यार अगर तेलंगाना तेलंगाना वाले गुस्सा मत हो जाना, ये आपका मैप नहीं यहाँ पे दे रखा है, थोड़ा पुराना है, लीजिए गुस्सा मत होइए आप। कहाँ जुड़ा है ये? यहीं जुड़ा है ना, बन गया स्टेट, ये हो गया हमारा प्यारा तेलंगाना। तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये चार चार डिस्ट्रिक्ट है, आप लोगों को याद रखना है, कई बार आ जाते हैं कि ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये दो तो तमिलनाडु में पड़ते हैं, तो मैच करने के लिए कई बार आ चुके हैं, ये पीछे आ चुके हैं क्वेश्चन, इसीलिए डाला था, तो इसको याद रखिएगा थोड़ा। इसके अलावा इंग्लिश चैनल के बारे में बोला था हम लोगों ने, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों के फ्रांस के बारे में, जब हम बात करें तो ये ऊपर यहाँ पे चैनल हो गया इंग्लिश चैनल, इसके बारे में हम लोगों ने मॉर्निंग में पूछा था। इसके बारे में सेवंथ लेजिस्लेटिव कौन सी स्टेट में है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, और ये अब तक 6 थी, अब 7 हो गई है दोनों के जुड़ते ही, ठीक है ना। अब क्या हो गया फिर, बिहार में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, और ये तो हो ही गया अपना मिनी इंडिया यूपी, इसमें है, ठीक है। एडवोकेट जनरल से रिलेटेड जो आर्टिकल मैंने पूछा था 165 एंड 177 ये हो गए, और इसका हेडक्वार्टर हो गया ये गुजरात में। और इसके अलावा देखिए क्या पूछा था, अपोजिशन के बारे में पूछा था, ये 10% होती है, ठीक है ना, 10% होती है लोकसभा में। मतलब देखिए हम जिक्र क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे वहां पे उसके बारे में जिक्र कर रहे थे, लोकपाल के बारे में। तो लोकपाल के बारे में जब जिक्र कर रहे थे तो वहां पे क्या था, अपोजिशन का लीडर नहीं काउंट किया गया था, तो अपोजिशन के लीडर के लिए 10% सीटें होनी चाहिए। 10% मतलब जैसे टोटल कितनी होती है, ये 43 के करीब होती है, ठीक है, 43 होती है, आपको पता है 2 नॉमिनेटेड रहती हैं, तो वैसे 45 होती हैं टोटल। तो इसमें तो 2 नॉमिनेटेड रहती है, अगर 10% कर दिया जाए तो लगभग 54 सीटें होनी चाहिए, पर लेकिन कांग्रेस के पास कितनी थी, 44। तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जिसको 54 सीटें मिल चुकी हो अपोजिशन में, तो अपोजिशन नहीं है, तो उसको लोकपाल को कैसे अपॉइंट किया जाए, लोकपाल को अपॉइंट करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन की जरूरत पड़ती है। तो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी, तो ये वाला इसका आंसर हो गया। ओके, इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करी थी, फर्स्ट थे राजेंद्र प्रसाद जी, और यहाँ पे हो गए हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ये 11वें थे, और जो प्रणब मुखर्जी जी हैं वो 13वें, और बाकी के भी हमारे देश के महान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं सारे। तो ये थोड़ी सी बातें हो गई इनसे रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। देखिए लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, बस इतना कर दिया कीजिए, क्योंकि इतना तो बनता भी है यार, नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक करो, पता चलता रहे मुझे कि इंप्रूव करनी है और चीज़ें। और चीज़ों को शेयर कर दिया करो फेसबुक पे यार, जिससे कि लोगों तक चीज़ें पहुंचाए, और पीडीएफ भी आप लोग शेयर कर दिया करो, जितना आप लोगों से हो सके यार उतना किया करो, लोगों को पढ़ा दिया करो, बस यही है मेरा तो, एक दूसरे की हेल्प करो और इंजॉय करो, ठीक है। कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका किसी की हेल्प करने से। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।